हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के अपोतंत्र। जैसे पीछे हमने वीडियो के पार्ट में देखा, भारतीय अपोतंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वो 3 भाग देखे मुख्यतः आपके। आगे क्या कहता है, भारतीय अपोतंत्र में एक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू-आकृतिक इकाइयों के उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालय अपवाह, इसके बारे में क्या कहता है देखो। हिमालयी अपवाह के बारे में, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ शामिल हैं। यानी कि आपके हिमालयी नदी अपवाह तंत्र के आपके अंदर इसकी मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपकी शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12 मासी, जिनमें वर्ष भर पानी की मात्रा रहती है। क्यों? कुछ तो इनमें मौसम के समय पानी होता है और बाकी पानी इनको हिमालय की बर्फ़ पिघलने के कारण भी प्राप्त होता रहता है। क्योंकि बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों से ही आपका दोनों के ऊपर निर्भर है। यानी कि बर्फ़ पिघलने से भी पानी प्राप्त होता है और बारिश के कारण भी इनको पानी प्राप्त होता है। यह नदियाँ गहरे खड्डों या गोर्ज से गुजरती हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी गोर्ज। क्या होता है भाई आपका, देखो इसके अंदर जब नदी की घाटी और अत्यधिक गहरी हो जाती है तो उसको किसका नाम दिया गया है? गोर्ज का नाम दिया गया है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा भी निर्मित होती है। खड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय भाग में वी आकार की घाटी बनाती हैं। यानी कि इनमें अपरदन की मात्रा, क्योंकि नदी अपनी युवावस्था में होती है, अपरदन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वी आकार की घाटियाँ छिपरिकाएँ तथा जलप्रपात भी बनाती हैं। बात आती है यहाँ पर आपका रैपिड्स, यानी कि छिपरिकाएँ क्या हैं इसके बारे में समझिए आप। छिपरिकाएँ किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है। देखो ये दिखाया भी गया है आपको, किसी नदी का वह भाग जहाँ पर जल की गति बहुत ही तीव्र या तेज होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध उत्पन्न होता है। उसको किसका नाम दिया गया? आपका छिपरिकाओं का नाम दिया गया है। जलप्रपात के बारे में क्या कहता है देखो, इसके बारे में भी आप देखिए जलप्रपात की डेफिनेशन। जलप्रपात क्या आपका, जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः पाई जाती है तो नदी अपरदन के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः पाई जाती हैं तो नदी अपरदन के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। जब पानी आपका वाटरफॉल अपरदन के कारण ऊपर से नीचे अत्यधिक तीव्र गति से नीचे गिरता है। उसके बाद क्या कहता है देखो, जब भी ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपात्मक यानी कि डिपोजिशन, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, उनका क्या है निर्माण करती हैं। ये आगे देखिए इसमें गोखुर जिले, ओक्सबलो लेक, बाढ़ मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, जिग जैग पैटर्न पाया जाता है। जब नदी मेंडरिंग करती हुई चलती है इस तरीके से, जो इसका ये भाग है ये कुछ समय के बाद अपरदन के कारण आपका छूट जाता है। डिपोजिशन के बाद ये इस तरह की आपके बैल जैसे बैल होता है उसकी पाँव की जैसी आकृति बनती है, जिसे गोखुर जिले कहा जाता है। उसके बाद क्या कहता है देखो, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में नदी आपका मेंडरिंग करके या विसर्प इस तरीके से आपकी चलती है। उसके जिस तरह आपका सांप चलता है। आगे क्या कहता है, और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये देखिए आपको, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी पर्वतों की ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग क्या अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो क्या है रुक जाता है। वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है? नदी में बाढ़ की जल की मात्रा आपकी, मान लो जब आपका मानसून का समय है, बारिश का मौसम है, उस समय नदी के अंदर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या कहता है देखो, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार हुआ? इसके अंदर क्या कहता है देखो आप, हिमालयी
पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो बर्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की घाटी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेपों से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलासम व कांग्लोमरेट शामिल हैं, इसकी धारणा की पुष्टि करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो यहाँ तक हमने देखा पेस्को ने इस नदी के बारे में क्या कहता है, देखो इसी के आपके ये जो आपकी ये एक ऐसी विशाल नदी थी जो मायोसीन कल्प में असम से हिमालय के गिरिपाद के साथ साथ अनुदैर्घ्य विस्तार में बहती हुई सुलेमान पाकिस्तान के अंदर किरथर के सारे उत्तर पश्चिम कोने तक पहुंचकर दक्षिण में मुड़कर अरब सागर में जा मिलती। पेस्कोनी से आपका इस नदी को हिंद ब्रह्मपुत्र तथा पिलग्रिम ने इसे शिवालिक का नाम दिया। उसके बाद क्या कहता है, देखो ऐसा माना जाता है कालांतर में इंडो बर्मा नदी 3 मुख्यतः अपवादंतरों में बट गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। यानी कि आपका हिमालय तंत्र के अंदर आपकी 3 मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, और ब्रह्मपुत्र और हिमालय से निकलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद क्या कहता है, देखो विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय का पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवादंतरों के बीच जल विभाजक बन गया। यानी सिंधु और गंगा के अपवादंतरों को अलग कर आपका ये क्षेत्र अलग कर रहा है, दिल्ली रिज या पोटवार पठार को अलग कर रहा है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियाँ, ये आपकी झारखंड के अंदर है, मेघालय पठार के स्थित मध्य स्थित मालदा गैप भी अधोक्षेपण हुआ। यानी कि आपकी राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के बीच आपका क्या स्थित आपका मालदा गैप है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का अधिक परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। उसके बाद क्या कहता है, देखो फिर बात आती है आपकी हिमालय अपवादंतर की नदियाँ के बारे में बात आती हैं। ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपका हिमालय अपवादंतरों सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो इसकी मुख्य 5 सहायक नदियाँ हैं, उसके देखें किस तरीके से ये आगे चलती है और आगे बढ़ रही है, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में।